दो ही चीज में लोग बिक सकते हैं। एक, अगर उनके पीछे कोई केसेस बड़े हों, जिसको कहते हैं स्केल्टन्स इन द क्लोजेट्स, या मर्जी से जाए कहीं मुराद, कहीं किसी चीज का मुराद। जो कल तक लोगों को बाइकआउट के लिए बोलते थे, आज वही लोग अचानक इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की बात है। मुझे खुदा के लिए ये बताइए, उनके पास कौन सा ऐसा तिलिस्मी चिराग है कि वो छुट जाते हैं, लेकिन हजारों हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग जेलों में बंद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो रिलीज नहीं होते हैं। जमात पे अगर बैन उठता है, हम उसके फेवर में हैं, लेकिन जब आप प्रॉक्सीज उठाते हैं तो उनका गर्ज क्या? 3 सीटों से हुकूमत नहीं बनेगी ना। 3 सीटों से क्या होगा कि आप लोगों का मैंडेट डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्थ आप इंजीनियर को देंगे, साउथ आप जमात को देंगे, यहां आप अपनी पार्टी और बाकियों को देंगे। गर्ज सिर्फ इतना है, वोट डिवाइड करना। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, ये सारे लोग जो हैं, ये ABCD टीम है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि लोग एक स्टेबल, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते हैं, या एक वैसी सरकार जिसको कल BJP का रिमोट कंट्रोल। कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट फेज़ मुकम्मल हो चुका है और सेकंड फेज़ जो है वो 25 तारीख को होने जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तनवीर सादिक साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और उसके साथ साथ ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सर, सीधा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से शुरू करते हैं। ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डीलिमिटेशन के बाद काफ़ी रीशेप हो गई, कुछ नए इलाके जुड़े, कुछ पुराने इलाके कट गए। यह आपका पहला असेंबली इलेक्शन है। इससे पहले जिन इलाकों पर शायद आपने काम किया था, वो कुछ इलाके अब किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, तो इसे एज चैलेंज देखते हैं और किस तरीके से इन चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां तक उनकी बात है, हम इंडिविजुअल लोगों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हम एज अ पार्टी लड़ते हैं इलेक्शन। और जो जिस तरह आपने खुद कहा, डीलिमिटेशन के बाद बहुत सारे एरिया, जैसे इसमें मखदूम साहब है, वो वाला एरिया, रैनावारी पूरा एरिया, नेहरू पार्क, फिर आपका दरगाह का एरिया, वहाँ से सोहरा का एरिया, ये ऐसे एरिया से जो प्रेडोमिनेंटली NC के बहुत सपोर्टर्स रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि डीलिमिटेशन के बाद ये मेरे साथ आए हैं, और इससे पहले भी इन इलाकों में काम हुए हैं। और जहाँ तक ज़ेडिबल, जो अर्लियर ज़ेडिबल था, उसमें भी मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ, और इन इलाकों में भी बेहसत तर्जुमान आला या पार्टी का जो कारकुन, मैं इन इलाकों में पहले भी किया। लेकिन अब एक ज़्यादा अच्छा मौका मिला कि डायरेक्टली इनके साथ जाना, इनसे मिलना, इनकी खिदमत करना। तो ओवरऑल जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है लोगों से, वो बहुत ओवरवेलमिंग है। कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक मोहल्ले तक पहुँचूँ, क्योंकि इसमें क्लोज टू अराउंड 150 के करीब मोहल्ले हैं, और बूथ को क्लब करके 150 बूथ है। तो मैंने एक अपना पूरा इस जो पिछले कुछ टाइम है, कोशिश की है कि हर एक मोहल्ले में जाके अपना मंशूर, अपना एजेंडा, पार्टी का जो एजेंडा है, उसमें लोगों तक पहुंचाना। और उसी के साथ साथ शायद मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूं जिसने अपना पार्टी का तो एक अलग मंशूर है, लेकिन अपना ज़ेडिबल का मंशूर बनाया है। उसमें मैंने हर एक वो शोबा टच किया है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे 80-90% मेरा टूरिज़म के साथ रिलेटेड है, जैसे हाउस बोट्स, जैसे मीर बहरी का एरिया है, फिर चाहे सोहरा, मदीन साहब वाला एरिया, फिर आपका मखदूम साहब एरिया या रैनावारी। तो इन सब को हमने क्लब करके, चाहे वो स्कूल्स की फैसिलिटीज़ की बात हो, बेसिक एमिनिटीज़ की बात हो, टूरिज़म के साथ रिलेटेड हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, इन सब पे हमने उसमें मेंशन किया है। और अगर लोगों ने, जो मुझे पूरा यकीन है, मैंडेट देंगे मुझे और 8 अक्टूबर को मुझे चुना, तो मैं ज़रूर उन सब चीज़ों पे खरा उतरूँगा और कोशिश करूँगा उन तक पहुँचाने को। अगर हम तनवीर साहब ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA काफ़ी वक्त तक ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं आया है, तो क्या नया आप तनवीर सादिक क्या नया देगा ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी को? क्या आपके मंशूर में, आपके पर्सनल मंशूर में क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम स्पेसिफिक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पहली बार इस मंशूर में लिखा है, वो है मीर बहरी डल को एक टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर करना। उससे जो उनके बुनियादी मसाइल है वो तो हल होंगे ही। एक टूरिज़म मैप पे पूरा मीर बहरी डल आएगा। हमारे हाउस बोट्स के हमने पहली बार उसमें रीमॉडलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन की बात की है। बहुत सारे हाउस बोट्स अभी पानी में है क्योंकि उनको NOC नहीं मिल रहा है, तो वो उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। शिकाराज का है,
उनको लाइसेंस फी इतनी ज़्यादा है और कोई वो निज़ाम नहीं है उनके लिए। उसी तरह आप कम्युनिटी हॉल्स का देखिए इस एरिया में बहुत सारे आग के वारदात हुए, फायर सर्विसेज एक कॉम्प्रिहेंसिव एक फुल फ्लेज वाइब्रेंट फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, वो उस पे ऊपर बात की है। कम्युनिटी हॉल्स की बात की है, यंगस्टर्स के लिए जितने, जैसे अभी पार्लियामेंट मेंबर के फंड से मैंने बहुत सारे स्टेडियम्स को फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिक रोलर दिया, उसको ऑग्यूमेंट करके ये जो हमारे प्ले ग्राउंड्स है उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए। उसी तरह जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं, आर्टिजन्स ने लोन लिया था 2014 में और उसके बाद फ्लड्स आए और बहुत चीज़ें हुई, नुकसान बहुत हुआ, उनको वो वेव ऑफ करके उनको एक सॉफ्ट लोन क्रिएशन का वो उसके बारे में बात की है। उसी तरह जो यंगस्टर्स हैं यहाँ के, उनको स्टार्टअप में एक किसी तरीके से उनको इसमें इन्वॉल्व करने का, यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात की है मैंने। तो ओवरऑल बुनियादी फैसिलिटीज़ तो हैं, मैग्नेमाइजेशन, लेन्स एंड ड्रेन्स, ड्रेनेज फैसिलिटी, बट उसके साथ साथ जो एक इंडिविजुअल को खुद हेल्प करेगा उसमें हमने मंशूर में लिखा हुआ है। असेंबली इलेक्शन की पहले बात करते हैं। असेंबली इलेक्शन 10 साल के लंबे वक्फे के बाद हो रहे हैं, बहुत बड़ा एक गैप है या वॉइड है जो बीच में रहा। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में 2 सीट्स जीती, लेकिन अगर हम लोकसभा और असेंबली पोल्स देखें तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में काफ़ी डिफरेंसेस रहती है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहाँ पाते हैं इन असेंबली इलेक्शन? बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, एक अच्छी लोगों में एक सेंस ऑफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैंने देखी कि लोग आज घरों में नहीं बैठना चाहते हैं, लोग अपनी हुकूमत चाहते हैं। देखिए 2014 से 2018 तक पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी और उस हुकूमत में जितनी भी तबाही होनी थी हो गई, जो 2019 हुआ। लेकिन 2019 के बाद फिर जो गवर्नर रूल हुआ, बड़े बड़े दावे किए गए कि आपके बुनियादी फैसिलिटीज़ बेटर होंगे, आपको फंड्स आएंगे, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ प्रोग्रेस होगा, यहाँ लोगों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट में देखेंगे, स्मार्ट सिटी कहीं भी शहर खास में नहीं है। आप नौकरियों की देखें, आए दिन वो कैंसिल हुआ करते थे एडवर्टीजमेंट, 1 लाख वैकेंसीज, आप हैरान हो जाएंगे कि केयरलेसनेस कितनी है इस एलजी हुकूमत की कि 1 लाख स्वेल हुआ है वैकेंसीज का, लेकिन कोई उसको उनको फिल नहीं कर रहा है। इससे आपको पता चलेगी कि कितनी वो जिसको कहते हैं ना कि नॉन सीरियसनेस इस बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की थी, उसको लेकर प्लस जितने भी इतने 10 साल में या 5 साल मेनली जो रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस की वैक्यूम रही, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद, अफसरों को कोई डर नहीं क्योंकि वो आज इधर हैं कल कहीं और जाएंगे, वो डर ना रहना, लोगों की सुनवाई नहीं होना, इन सब को मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा के साथ लोगों में जा रही है कि हम एक स्टेबल, एक वाइब्रेंट, एक रोबस्ट गवर्नमेंट देंगे। हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि जो 2014 में गलतियां हुई, जिसमें मैंडेट डिवाइड हुआ, वो मैंडेट ना करें, हमें बेसाखियों पे मत रखें, अपनी गवर्नमेंट लाएं ताकि आपका रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हो। आपने इशारतन ये बात कही कि लोग अब बाहर निकलना चाहते हैं, यानी जो वोटिंग है वो भारी तादाद में होगी। फर्स्ट फेज के हवाले से एक बहुत हाइप क्रिएट किया गया कि काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं तो 2014 से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां वोटिंग कम हुई है। अगर हम दमहाल हाजीपुरा की बात करते हैं, वहां से आपकी कैंडिडेट लड़ रही है सकीना इत्तू जी, वहां पिछली बार जब वो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी तकरीबन 80% वोटिंग हुई थी, इस बार 65-68 के आसपास हुई। उसी के साथ साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं जहाँ वोटिंग में पिछले के कंपेरिजन में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि श्रीनगर जो ट्रेडिशनली उतना ज़्यादा वोट नहीं करता आ रहा है, इस बार वो वोट ज्यादा बेहतर तरीके से? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप एक चीज अहम भूल रहे हैं कि जो जेरी मैंडरिंग इन्हीं की कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के बाद उससे बहुत अलग अलग इलाके, अब आप आज के दमहाल हाजीपुरा को कंपेयर करेंगे 2019 के पहले तो बहुत डिफरेंस आएगी क्योंकि वो एरिया किसी और में चला गया। तो जो कहीं कहीं ये मिक्स एक बैग है, लेकिन ओवरऑल अगर 60% वोट पड़ता है तो इट्स अ डिसेंट। अगर आप इस मुल्क के टॉप स्टेट्स में देखेंगे 55%, 50%, 60%, 65%, ऐसा ही होता है। सो लोगों में वो दिमाग में रहा है कि लोगों को वोट करना है। जहाँ तक आपने श्रीनगर की बात की है, पहली बार पिछली बार इतने इन बरसों में लोग बाहर आए हैं और वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में। आप उस देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में रोज़मर्रा की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट में लोग निकले। अभी जिस तरीके से रिस्पॉन्स मैं ऑन ग्राउंड देख रहा हूँ, मुझे लगता है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे
और आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट देखेंगे शहर खास में भी। आपने फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात की, आपने कहा कि किसी एक पार्टी को ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दें तो उससे जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं रहेगा। आजकल इंडिपेंडेंस का डिबेट काफ़ी चल रहा है, एनसीपी उस पर बैकलैश करती है, पीडीपी भी एट टाइम्स उसके बारे में बोलती है। आप बतौर चीफ स्पोक्स पर्सन या बतौर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंस को कैसे और किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ये चीज़ करना, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जम्मू की सीटों में कोई ऐसे अचानक वाले स्पर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं है। ये सिर्फ जानबूझ के, ये दिल्ली हमेशा जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में ये प्रॉक्सीज डालने का इनकी आदत कभी गई नहीं। और इस वक्त पार्लियामेंट में भी उन्होंने कोशिश की, इस वक्त जो कोशिश हो रही है वो किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट डिवाइड करने के लिए है। नहीं तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो कल तक लोगों को बाइकआउट के लिए बोलते थे, लोगों को कहते थे कि अगर आपने वोट डाला तो हम आप पे हमला करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी कब्रों में हैं क्योंकि वो बेचारे जमहूरियत में भरोसा करते थे, आज वही लोग अचानक इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बदला क्या? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। तो जो बेचारे कब्रों में हैं उनका जवाब कौन देगा? ये इन इंडिपेंडेंट्स को देने। जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, मुझे खुदा के लिए ये बताइए, उनके पास कौन सा ऐसा तिलिस्मी चिराग है कि वो छुट जाते हैं, लेकिन हजारों हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग जेलों में बंद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो रिलीज नहीं होते हैं। उनका जवाबदारी कहीं तो हो। तो इससे यही पता चलता है कि जानबूझ के दिल्ली ने दो ही चीजें की हैं। देखिए, दो ही चीज में लोग बिक सकते हैं। एक, अगर उनके पीछे कोई केसेस बड़े हों, जिसको कहते हैं स्केल्टन्स इन द क्लोजेट्स, या मर्जी से जाए कहीं मुराद, कहीं किसी चीज का मुराद। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से ये लोग क्यों कर रहे हैं? 2 तारीख तक उनको रिलीज किया गया है और उनका सिर्फ एक एजेंडा है जब से वो निकले हैं, कि मैं किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बटाऊं। नहीं तो ड्रामा आप देखिए, इंटरव्यू में कहते हैं अगर बीजेपी के साथ भी मेरे को दरवाजा खोलना पड़ा, मैं उससे दूर नहीं हूं। और अब देखिए, जब से उन्होंने लैंड किया तब से वो ड्रामा स्टार्ट हुआ। जानबूझ के मीडिया देखा तो जमीन को खिसकी, अंदर क्यों नहीं किया एयरपोर्ट में? वो भी तो जमीन कश्मीर की है। ये ड्रामा लोगों को किसी तरीके से कंफ्यूजन में डालने की। और दूसरी बात, अगर वो वीडियो सही है, जो वीडियो रिलीज हुआ 2 महीने पहले, वो कहीं लंच कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना गर्ज है कि इन लोगों को सबको जमा किया है, मैदान में डाला है सिर्फ एक एजेंडा के लिए, कि आप किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटे, क्योंकि जो वो काट रहे हैं वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। और अगर ये नहीं चला तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो। तो यही हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि जो गलतियां 2014 में की, वो गलतियां 2024 में नहीं होनी चाहिए। आपके जवाब से कई सारे सवाल मेरे जहन में आए। सबसे पहले जमात इस्लामी की बात करें जी। आपने कहा कि वो लोग जो कल तक इलेक्शंस को बायकॉट करने के लिए कहते थे, आज वो इलेक्शंस में कैसे आए? जमात एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जमात बैक्ड कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट फील्ड में आए हैं। जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम 10 साल तक इलेक्शंस लड़ रहे थे, 77 से 87 तक, लेकिन 87 में जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग की और उसके बाद हमने इस डेमोक्रेसी के इस चीज़ से जो है वो साइडलाइन हो गए, और अब हमें उम्मीद है कि तमाम तर चीज़ें जो है अपनी सही जगह पे हैं, इसीलिए हम वापस आए हैं। जमात पे अगर बैन उठता है हम उसके फेवर में हैं, लेकिन जब आप प्रॉक्सीज उठाते हैं तो उनका गर्ज क्या? 3 सीटों से हुकूमत नहीं बनेगी ना। 3 सीटों से क्या होगा कि आप लोगों का मैंडेट डिवाइड कर रहे हैं। अगर जमाते कई बैक्ट होता हर किसी कंस्टिट्यूंसी में तो मैं मानता, हाँ जी, इनका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चाहते हैं। यहाँ जब आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 सीटों पे उतारेंगे, नॉर्थ आप इंजीनियर को देंगे, साउथ आप जमात को देंगे, यहां आप अपनी पार्टी और बाकियों को देंगे, गर्ज सिर्फ इतना है वोट डिवाइड करना। नहीं तो 3 लोगों से क्या होगा? ये कोई, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई रॉकेट साइंस, ये समझने की बात है। और जहां तक 87 कितनी हुकूमतें आई? बीजेपी की आई, पीडीपी की आई, कांग्रेस की आई, हर किसी की आई। उसमें अल्ताफ बुखारी थे, सजाद लून थे। बनाते कोई हाई पावर्ड कमेटी, करते इन्वेस्टिगेट 87। ये जानबूझ के, और उसके बाद भी 87 के बाद 2 बार हमारी हुकूमत आई है। तो लोगों के पास ये जो दिमाग में कंफ्यूजन डालना, ये इन्हें अब जो मतलब ये सिर्फ एक के खिलाफ सब है, ये सारे जमा हुए हैं और इनका सिर्फ एक ही गर्ज है, किसी तरीके से जो वोट है कश्मीरियों का और खासकर मुसलमानों का, चाहे वो पीर पंजाल, चिनाब और कश्मीर में, वोट डिवाइड करो, चिनाब में किसी को डालो, पीर पंजाल में किसी को डालो, ओवरऑल सिर्फ एक ही गर्ज कि किसी तरीके से वोट डिवाइड करो। अब ये देखिए,
जो मालिक हैं, जो मास्टर्स हैं, वो लोग हैं, वो वोट डालेंगे। लोगों तक हमारा फर्ज है लोगों तक ये बात पहुंचानी। अब 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि लोग एक स्टेबल, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते हैं या एक वैसी सरकार जिसको कल बीजेपी का रिमोट कंट्रोल हो। और फिर से बताता हूं, जब वो महाराष्ट्र तोड़ सकते हैं, यहाँ के जो इंडिपेंडेंट, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स उतरे हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा जो ये उतरे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब वो कल जीतते हैं वो सीधे बीजेपी की गोद में बैठेंगे, क्योंकि आज भी वो शायद उनके पिछले केसेस के बिना पे उतरे हैं, या तो कुछ न तो कुछ छुपा है जो वो जिनकी वजह से वो आज कश्मीरियों के ही खिलाफ है। तो आप खुद सोच सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कल वो जीतते हैं तो वो कहां जाएंगे। आपने इंजीनियर रशीद साहब के बारे में कहा कि वो जब से आए हैं एक नए किस्म का ड्रामा चालू हो चुका है। इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से परेशानी नहीं है, मुझे उनकी आइडियोलॉजी से परेशानी है। तो अगर वो एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाते हैं, अपने लाइव वीडियो में उन्होंने पहले दिन कहा कि अगर उनके पास कोई रोड मैप है 370 को वापस लाने के लिए, मैं उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी से मीटिंग करने के लिए तैयार हूं और मैं उनके पीछे पीछे चलने। रोड मैप तो है, हमने अपने मंशूर में, जब ये सब लोग सोए हुए थे, पहला मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाला, 12 गारंटीज और 26 वादे। और उन 12 गारंटीज में सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी हमारी ये है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हमारा लीगल स्टेटस जो है वो उसको वापस। और तरीका भी ये कि कल अगर एक सिंगल पार्टी आती है जो किसी ABCD के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कल हम रेजोल्यूशन पास करते हैं असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से, वही रेजोल्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जो आपने 2019 का वर्डिक्ट जजमेंट दिया उसके साथ पीपल्स मैंडेट नहीं था। आज एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से आ रही है और कह रही है जो 2019 में गलत है। दैट इज द रोड मैप, नंबर 1। नंबर 2, हमने इंडिया अलायंस को इसलिए किया क्योंकि हमेशा एक वो भी जमाना था जब बीजेपी के पास 1 सीट थी। आज उनकी अब ये डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है इस इलेक्शन जो 2024 में हुआ। तो वो दिन भी आएगा जब दिल्ली में एक ऐसी सरकार होगी जो हमारी सुनेगी। जो अब ऑब्वियसली बहुत लोग कहेंगे कि कैसे, क्या किसी ने सोचा था कि आर्टिकल 370 खत्म होगा? हम आपको कहते हैं कि हमारे पास एक रोबस्ट प्लान है, और जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो पार्लियामेंट में थ्रू हो, चाहे हर एक फोरम में इस मुल्क के वहां पहुंचाना कि जो इस आइन का हिस्सा है 370, जिसको ये एंटी नेशनल बोलते हैं, वो आइन का हिस्सा है। और अभी भी 370 खत्म नहीं हुआ है, उसको डायल डाउन किया है, अमेंड किया है। 370 वही है क्योंकि वो आइन का हिस्सा है। उस आइन के हिस्से में हमें वापस वो सब चीजें डालनी है जो हम उससे निकाली गई है। आपके इनके पास है नहीं, मतलब इसका मतलब है अगर उनके पास तो कुछ रोड मैप नहीं है, वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? इसका मतलब है वोट डिवाइड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज का वोट बहुत अहम है, जहां बिजली, पानी, सड़क इंपॉर्टेंट है, बट एक रोबस्ट गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिल्ली में कि कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बट नहीं रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें इन लोगों को मदद करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आजकल इनके शायद केसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये कुछ सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले हम अलायंस पे बात करें, इंजीनियर रशीद साहब का एक और इल्ज़ाम जो अक्सर लगता है वो ये है कि मैं 5-5.5 साल तिहाड़ जेल में रहा और जो लीडर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज मुझ पर तनकीद करती हैं, ये तमाम लोग या तो हाउस अरेस्ट थे कुछ वक्त के लिए और या तो SK ICC में आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। तो मैं कैसे बीजेपी का एजेंट हूँ? मतलब क्योंकि वही तो चल रहा है। अचानक आप मुझे ये बताइए, यहां सर्जन बरकाती का वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इंजीनियर रशीद का कैसे एक्सेप्ट हुआ पार्लियामेंट में? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो उसके बाद उनका 2 जगह एक्सेप्ट भी हो गया। वो तो बाद में जब हम लोगों ने बात उठाई, हम लोगों ने ये जो बैकलैश हुआ, तब वो समझ गए ये हमने गलती कर दी। सिर्फ इतना गर्ज है, एक आदमी जेल में अगर फॉर्म देखा जाए उसका रिजेक्ट होना चाहिए था। उसमें कितनी चीजें हैं जो उसमें मिसिंग थी, लेकिन तब भी एक्सेप्ट किया। अब मेरा गर्ज सिर्फ इतना है, जो वीडियोस बाहर आई, जो कि वो बाहर थे, घूम रहे थे, दिल्ली ने हमेशा, चाहे वो 2014 हो या चाहे 2024, हमेशा एक मौके का फायदा उठाया है। अदरवाइज मुझे एक चीज बताइए, लास्ट मोमेंट पे पार्लियामेंट इलेक्शन में वो अचानक वो एक हवा कैसे बनी? यहां कौन आए थे उन दिनों? बीजेपी के कितने वरिष्ठ नेता यहां अचानक क्यों आए? क्या हुआ ऐसा जो अचानक एक वेव बनाई?
और क्या हुआ इस वक्त कि अचानक इंजीनियर रशीद रिलीज हुए। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, या तो मुझे ये बताएं कि उसके पास क्या सा तिलिस्मी चिराग है, वो चिराग हम इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जो जेलों में है उनको बंद करके रिलीज करें, या तो हमें बताएं कि आपने ऐसा क्या किया। क्योंकि आज सिर्फ सिंपल है। और 2 अक्टूबर का आप देखिए ना टाइम फ्रेम क्या है कि इसको यूज करो जब तक ये है, क्योंकि शायद केसेस बहुत ज्यादा हैं। और आप केस भी देखिए क्या है, हवाला का केस छोटा नहीं है, पैसों का केस है। तो लोग कहां भूलेंगे, लोग आज बहुत समझदार हैं। आपने कहा कि कल को ऐसा भी वक्त आएगा जब दिल्ली में एक ऐसी सरकार होगी जो हमारी फरियाद, हमारी बात सुनेगी। लेकिन जो आपके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी तकरीरों में एक बार भी 370 का जिक्र नहीं किया। तो लोग कैसे उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि कल को 370 वापस? देखिए, हम एक इंडिया अलायंस के मेंबर हैं और हर कोई मेंबर ये जानता है कि हमारा मौकिफ क्या है, हमारा मैनिफेस्टो, हम अपने ऊपर लड़ रहे हैं। हम दिल्ली में दोस्त चाहते हैं, दुश्मन नहीं। दिल्ली में हमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है। और खुद सोचिए, जो कांग्रेस है उनका एक लार्जर ये है, उनने कभी 370 से अपना पल्ला झाड़ा नहीं है। उनने मेंशन नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन पल्ला नहीं झाड़ा। उन्हें ये नहीं कहा हम इसके खिलाफ है। जब मौका आएगा हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुल्क की है हमारे साथ, उनको समझाएंगे कि ये जो चीज़ है ये कितनी अहम है। और सबसे बड़ी बात है, ये कांग्रेस की अपनी लेगेसी है, हमसे ज़्यादा उनकी लेगेसी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की। तो मुझे लगता है कि वक्त आने पे हमारे साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ खड़ी रहेंगी। आज की डेट पर सिर्फ एक चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिले, ताकि हम ये गुहार जाके हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बोले कि देखिए हमारे साथ लोगों का मैंडेट है और लोग चाहते हैं कि 370 वापस आए। आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि साउथ में जमात इस्लामी, नॉर्थ में इंजीनियर रशीद और सेंटर में अपनी पार्टी जैसी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही है, जो बाद में बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती है। उमर अब्दुल्ला साहब बडगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बडगाम से अपनी पार्टी के महिदीन मुंतजर साहब भी लड़ रहे थे। उन्होंने अपना फॉर्म जो है विड्रॉ किया और एक वीडियो में कहा कि मैं अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को। अब उसके बाद जो है इस पे बैकलैश होना शुरू हो गया। पीडीपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि मैं सवाल पूछता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल तक अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती थी, आज उनके एक कैंडिडेट का सपोर्ट वो कैसे ले रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आगा रूहुल्ला साहब ने, जो एमपी है श्रीनगर के, खुद बाशिंदे हैं बडगाम के, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि अगर कोई भी शख्स नेशनल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के साथ किसी भी किस्म की अलायंस करने का सोचता भी है तो उसे पहले आगा रूहुल्ला से लड़ना तो उसमें कुछ बदला नहीं है, उसमें कोई चीज बदली नहीं। एक इंडिविजुअल उठा है, उसने इंडिविजुअल लेवल पे कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब बडगाम डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे साथ उन्हें ज्वाइन या कुछ ऐसा नहीं किया, अपनी लेवल पे। अब जो ये पीडीपी और ये जो प्रॉक्सीज है ना, इनने एक मैसेज डाल दी कि अपनी पार्टी, हम आज भी आपके इस इंटरव्यू में मैंने आज भी बोला है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, ये सारे लोग जो हैं ये ABCD टीम है। और आज भी हम, जिस तरह रूहुल्ला साहब ने गारंटी दी है, हम बीजेपी के साथ कोई पैक्ट नहीं करें। इंडिविजुअली जुनैद या कोई भी आदमी या कोई भी उठेगा और कहेगा कि मुझे फलानी कैंडिडेट बेहतर लगता है, उसकी मैग्नानिमिटी है, मुंतजिर महिदीन जी की मैग्नानिमिटी है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेहतर तरीके से उमर साहब बडगाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको फायदा होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है एक पॉलिटिशियन में, जब वो ये समझे कि मेरा जो इलाका है वो बेहतर होगा अगर फलानी आदमी इसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी बहुत अच्छी मरहबा। वो हमारे इसमें बैठा नहीं था कि अपनी पार्टी के फ्लैग लेकर के उमर साहब ने उसको ये डाला। इंडिविजुअली अपने मर्जी से उनने उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट किया। अब जो लोग जिनको पास और कोई एजेंडा नहीं, वो ये बोलेंगे, बल्कि ये जानबूझ के कंसर्टेड एफर्ट है, चाहे वो पीडीपी हो या बाकी पार्टीज को, कि किसी तरीके से कोई ये जो वेव है इसको हम इधर उधर करें। लेकिन लोग समझ गए हैं, तो लोग जानते हैं कि आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हर किसी का मैंडेट है। और जहां तक मुंतजिर महिदीन साहब की बात है, उनने भी यही समझा कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम से जीते, और बडगाम से नहीं, सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, और हम उसकी सराहना करते हैं। बाकी जिनको जो बोलना है लोग फैसला करें। इसमें वो बैकडोर एंट्रीज का जिक्र भी करते हैं कि ये एक किस्म की बैकडोर अलायंस है, पीठ सामने एक चीज कहते हैं और पीठ पीछे जो है वो दूसरी। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि अपनी पार्टी, पीडीपी, पीसी, जो ये क्या नाम है इसका, इंजीनियर रशीद, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये सारे इनके अपने प्रॉक्सीज हैं और हमारा कोई इनके साथ अलायंस नहीं है। इंडिविजुअल कैंडिडेट पे
अगर एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने मुझे सपोर्ट किया सुबह फोन करके, नाम नहीं बताऊंगा, कहा कि मैं अभी नहीं कर सकता हूं फॉर ऑब्वियस रीजन, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता हूं। वो किसी और पार्टी से, तो ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी कुछ कर सकता है। और एक मजमूही तौर पे कश्मीरियों को खड़ा होना है, और वही चीज हमारा एजेंडा और हमारा मौकिफ है कि कश्मीरियों को एक साथ खड़ा होना है, ताकि हम मैंडेट को डिवाइड ना करें। इसी के लिए हर किसी को मैं आज भी अपील करता हूं, अपनी कॉन्शियंस पे हाथ रख के, अपने कॉन्शियंस से सोचे, अपने दिल पे हाथ रख के इस वक्त अपना मैंडेट डिवाइड मत करे, वोट डिवाइड मत करे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करे। थैंक यू सो मच तनवीर साहब अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे तनवीर सादिक साहब। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव।